गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से इंडियन जियोग्राफी की हमारी क्लास चल रही है, जिसमें आज अपन दूसरा वीडियो कवर करने वाले हैं, है ना, दूसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे पर्वत और पहाड़ के बारे में। तो सबसे पहला चीज, भारत के कितने बड़े भूभाग पर पर्वत और पहाड़ बसा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ जो है बसा हुआ है। पर्वत और पहाड़ को पढ़ने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। भारत का पर्वत और पहाड़ अपने को पढ़ना है तो उसके लिए अपन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में अपन देखेंगे उत्तर साइड की जितनी भी पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में, और दूसरे में अपन देखेंगे जो मध्य और दक्षिण में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं पटनी है उसके बारे में। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में अपन उत्तर का जो पर्वत पहाड़ है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही अपन हमारे माइंड में आता है ना कि उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करता है कि हाँ, हिमालय है। हमारे भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। तो बस उस हिमालय के बारे में आज अपने को जानना है। क्लियर है? ठीक, अब समझेंगे। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी को सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कहा जाता है, सबसे नया पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और साथ में मोड़दार पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। मोड़दार तो समझ आता है, लेकिन नवीन क्यों कहा जाता है? नवीन इसलिए कहा जाता है बच्चे, क्योंकि देखो जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, वहाँ ऐसा माना जाता है कि अभी भी कुछ न कुछ काम चल ही रहा है, मतलब अभी तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ न कुछ उसमें से काम कर ही रहे हैं। साथ में कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारा हिमालय है उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ती ही जा रही है, इसी कारण से क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हिमालय पर्वत श्रेणी को सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला किसको कहेंगे फिर? तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली को कहा जाता है। दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, सबसे प्राचीन श्रृंखला हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक, और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हमारा हिमालय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको मैंने बताया, समझ आ गया? क्योंकि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ न कुछ काम उसमें किया ही जा रहा है, तो इस कारण से नया है। तो हिमालय पर्वत को सबसे नवीन और मोड़दार पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्लियर है? उत्तर के पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर के पर्वत श्रृंखला में हिमालय को कवर करना है आज अपने को। तो हिमालय के बारे में अपने को पढ़ना है ना बच्चों, तो हिमालय के बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो देखिए, हिमालय के बारे में पढ़ने के लिए उसके भी दो तरीके हैं। एक तो हम आयु के आधार पर पढ़ सकते हैं, और दूसरा हम नदी के आधार पर पढ़ सकते हैं। क्या बोली मैं? हिमालय को पढ़ने के लिए हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो अपन आयु के आधार पर पढ़ सकते हैं, और दूसरा हम नदी के आधार पर पढ़ सकते हैं। दोनों ही बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर मैं बात करूं तो जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पर बात कर रहे हैं? आयु के आधार पर। उसके बाद नदी के आधार पर बात करेंगे हम। आयु के बेस पर बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट होता है भाई? तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ इस प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा और एक तीसरा। इस टाइप से। ठीक, देखेंगे आयु के आधार पर हम समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 3 रेखाएं दिख रही हैं, 3 पार्ट्स हैं। ये जो 3 रेखाएं दिख रही हैं, समझेंगे ये 3 पार्ट्स है। ठीक, जो सबसे ऊपर वाला रेखा दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है वृहद हिमालय, वृहद या फिर महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है उसको वृहद हिमालय कहा जाता है, या उसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, या उसी को ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। दूसरी जो रेखा दिख रही है इसको लघु हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे वाले के बीच में है ये, इसी कारण से जो लघु हिमालय है उसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे इनके नाम के साथ। तीसरे नंबर पर जो रेखा दिख रही है इसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है, शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो तीनों क्लियर है आपका? जो सबसे ऊपर वाला रेखा मैंने बनाया, मतलब ये सबसे बड़ा हिमालय है, सबसे ऊपर वाला हिमालय है। तो सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है उसको वृहद हिमालय कहा जाता है, या महान हिमालय कहा जाता है, या फिर ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। दूसरे नंबर की जो रेखा दिख रही है इसको लघु हिमालय कहा जाता है, या फिर मध्य हिमालय कहा जाता है। और तीसरे नंबर की जो रेखा दिख रही है उसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया डाउट? ठीक, अब समझेंगे।
जो वृहद हिमालय है ना, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो वृहद हिमालय है इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। वृहद हिमालय 6100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप देख सकते हैं हमारा पहाड़ जो है ये कुछ ऐसे ऊपर के साइड पे बना हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पर से अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो वृहद हिमालय किस साइड पड़ेगा? उत्तर साइड पे पड़ेगा। तो सबसे उत्तर में हमारा वृहद हिमालय स्थित है। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे दक्षिण में कौन सा हिमालय दिख रहा है आपको यहाँ पर से, तो सबसे दक्षिण में हमारा नीचे वाला दिखेगा ना, तो सबसे दक्षिण हिमालय शिवालिक हिमालय को कहेंगे। और सबसे उत्तर का हिमालय किसको कहेंगे? वृहद हिमालय को कहेंगे, जिसकी ऊंचाई कितना बताई मैं? 6100 मीटर है। जो वृहद हिमालय है इसका निर्माण माना जाता है आज से लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। आयु की बात कर रही हूं मैं, एकदम ध्यान से समझेंगे। जो वृहद हिमालय है इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसी कारण से सबसे प्राचीन हिमालय कहा जाता है। जब हमारा हिमालय बना तो सबसे पहले इस वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। क्लियर? उसके बाद फिर लघु हिमालय का निर्माण हुआ और उसके बाद फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। इसी कारण से अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे प्राचीन हिमालय हमारा वृहद हिमालय होगा। क्यों? क्योंकि वृहद हिमालय है उसका निर्माण सबसे पहले हो चुका है। क्लियर है? तो वृहद हिमालय की ऊंचाई मैंने क्या बताया? 6100 मीटर है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना हमारे यहाँ, वो सारे के सारे वृहद हिमालय में स्थित है। ठीक, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, चाहे फिर आप वो माउंट एवरेस्ट ले लो, K2 ले लो, कुछ भी, ठीक है, वो वृहद हिमालय में। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी ऊंची चोटी का नाम आ गया, आंख बंद करके आप वृहद हिमालय टिक कर दीजिए। जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारे के सारे वृहद हिमालय में स्थित है। तो ये हो गया वृहद हिमालय की विशेषता। मैंने क्या बताया? आज से लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है। इसी कारण से वृहद हिमालय को सबसे प्राचीन हिमालय कहा जाता है। जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वृहद हिमालय में ही स्थित है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे हम आते हैं शिवालिक हिमालय पे। पहले लघु हिमालय लास्ट में देखेंगे। शिवालिक हिमालय की विशेषता देख पा रहे हैं आप, सबसे नीचे में स्थित है। मतलब अगर ये पहाड़ है यहाँ पर हम खड़े तो हमारे दक्षिण साइड पे ही ना होगा। तो जो शिवालिक हिमालय है वो सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय है। ठीक, शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय है और सबसे नवीन हिमालय है, क्योंकि सबसे लास्ट में इसका निर्माण हुआ। अगर आयु की बात करें तो 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व ही इसका निर्माण हुआ है, जबकि वृहद हिमालय का निर्माण 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हो गया है और लघु हिमालय का निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसी कारण से सबसे प्राचीन हिमालय वृहद हिमालय होगा हमारा, और सबसे नवीन हिमालय कौन सा होगा? शिवालिक हिमालय होगा। क्लियर है यहाँ तक? दूसरे नंबर पर, लास्ट नंबर पर बोलना चाहिए, हमारा आता है लघु हिमालय। ठीक, तो लघु हिमालय के बारे में कोई खास नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो लघु हिमालय है वो मध्य में स्थित है। किसके मध्य में? वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। इस कारण से लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ से याद रखने हैं वो ये पॉइंट है कि सबसे पहला चीज, वृहद हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है। आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो वृहद हिमालय में स्थित है। इतना बस याद रखो वृहद हिमालय के बारे में। दूसरे नंबर पर लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है, इस कारण से लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट जो लघु हिमालय के बारे में आपको याद रखना है कि जो पर्यटन स्थल होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना मसूरी ले लिए या फिर दार्जिलिंग वाला एरिया ले लिए, जो पर्यटन स्थल होता है जहाँ पर घूमने वगैरह जाते हैं अपन लोग, तो वो जो पर्यटन स्थल है वो अधिकांश लघु हिमालय पर ही स्थित है। ये याद रखें, मतलब लघु हिमालय किस लिए बना है? पर्यटन करने के लिए बना है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। कुछ चीज़ों में ट्रिक बनाना जरूरी होता है ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो सके। वृहद हिमालय ऊंची ऊंची चोटी है तो ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर हिम ग्लेशियर ज़्यादा होगा, तो इतनी ठंडी में कौन जाएगा, तो इसलिए वृहद हिमालय ऊंची ऊंची चोटियां। लघु हिमालय में क्या याद रखोगे? पर्यटन वाला क्षेत्र है, लोग वहां घूमने फिरने के लिए जाते हैं। क्लियर? तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है शिवालिक। ठीक, शिवालिक हिमालय आ जाता है और शिवालिक हिमालय के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे दक्षिण का हिमालय है ये और सबसे नवीन हिमालय। जो वर्क मैं बता रही थी ना कि हिमालय में अभी भी वर्क चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये शिवालिक हिमालय में ही चल रहा है। ठीक है, अभी भी कुछ ना कुछ खोजबीन जारी है वहाँ, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी कारण से शिवालिक हिमालय को ही सबसे नवीन हिमालय या फिर सबसे दक्षिण का हिमालय कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? वृहद हिमालय क्लियर है, नवीन हिमालय क्लियर हो गया, लघु हिमालय
क्लियर हो गया। तो इन तीनों के बारे में बस इतनी ही जानकारी आपको होनी चाहिए थी। ठीक, तो ये हो गया हमारे आयु के आधार पर। आयु के आधार पर हमने समझा कि हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना। अब हम बात करेंगे नदियों के आधार पे, मतलब हिमालय को नदियों के आधार पर कैसे बांटा गया है, समझते हैं। देखिए, ये वाला जो अपन पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो पर्वत पहाड़ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिराकर पूछे जाते हैं, तो हम सारा कुछ तो नहीं रट सकते। इसी कारण से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को हम समझें, ताकि हमको उसको रटने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है। अब देखेंगे हम नदियों के आधार पर किस प्रकार से हिमालय को बांटा गया है। देखिए, सबसे ऊपर में जो नदी प्रवाहित हो रही है उसको सिंधु नदी कहा जाता है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ऊपर में जो नदी प्रवाहित हो रही है उसको सिंधु नदी कहा जाता है। उसके बाद फिर नीचे से कुछ इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश से होते हुए एक नदी प्रवाहित हो रही है, उसको सतलज नदी कहा जाता है। नदी के आधार पर समझ रहे हैं हम, नदी के आधार पर किस प्रकार से हिमालय को बांटा गया है वो देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऊपर में सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है और नीचे में सतलज नदी प्रवाहित हो रही है। तो इन दोनों नदियों के बीच में हिमालय का जो क्षेत्र पड़ता है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच तक है। अगर इसका विस्तार राज्य के अकॉर्डिंग आपको बताना हो तो आपको याद रखना है, जो पंजाब हिमालय है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है। फिर से और एकदम ध्यान से समझेंगे, पंजाब हिमालय, सिंधु नदी और सतलज नदी इन दोनों के मध्य में स्थित है। पंजाब हिमालय की खासियत ये है कि बाकी जो हिमालय हम देखेंगे है ना, उसमें सबसे चौड़ा हिमालय है ये। जो पंजाब हिमालय है उसकी चौड़ाई बाकी हिमालय से सबसे ज्यादा है। अब इनकी जो खास बातें हैं, मतलब इनमें कौन कौन सी चोटियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले पंजाब हिमालय में ही काराकोरम पर्वत श्रृंखला स्थित है। पंजाब हिमालय में ही काराकोरम जो हमारा पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है। उसके बाद फिर लद्दाख, फिर हमारा जास्कर पर्वत श्रृंखला ये सारे, उसके बाद फिर पीर पंजाल। क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर दे सकता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है पंजाब हिमालय का हिस्सा है। और दूसरा चीज आपको सीक्वेंस से याद करना है, सबसे पहले कौन सा पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद कौन सा पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद कौन सा पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि क्रम से जमाव भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। क्लियर है। पंजाब हिमालय देख रहे हैं, मैंने क्या बताया, पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है वो बाकी हिमालयों में सबसे ज्यादा है। क्लियर। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अब पंजाब हिमालय की ऊंची चोटियों की बात करते हैं। सबसे पहले पर्वत श्रृंखला हमने देखा, पंजाब हिमालय में ही काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, पंजाब हिमालय में ही लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, पंजाब हिमालय का ही हिस्सा हमारा जास्कर वाला क्षेत्र भी पड़ता है और पंजाब हिमालय में ही पीर पंजाल भी पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ही पंजाब हिमालय में ही धौलाधर भी है, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, और साथ साथ जो इससे पहले मैं बताई आपको शिवालिक, मध्य और वृहद हिमालय, उसका जो शिवालिक हिमालय है वो भी इसी का ही हिस्सा है। तो पंजाब हिमालय में 6 जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले तो पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित है। दूसरा याद रखना है पंजाब हिमालय बाकी सभी हिमालयों में सबसे ज्यादा चौड़ा है। ऊंची चोटियों की बात करते हैं, ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो हमारा जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है वो पंजाब हिमालय का ही हिस्सा है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला है वो भी पंजाब हिमालय में ही आएगा। जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो भी पंजाब हिमालय में ही आएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो भी पंजाब हिमालय में आएगा। धौलाधर पर्वत श्रृंखला है वो भी पंजाब हिमालय में आएगा। और लास्ट जो हमारा शिवालिक है वो भी पंजाब हिमालय का ही हिस्सा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, ये सारे हिमालय अपन पढ़ रहे हैं ना। हिमालय को कैसे किस किस अलग अलग नाम से बांटा गया, जैसे इसको पंजाब हिमालय कह रहे हैं ना, इसी को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। अब समझेंगे जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ना, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको ऑस्टिन गार्डविन कहा जाता है वो यही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? पंजाब हिमालय का भाग है। अच्छा बताइए जो K2 है इसकी ऊंचाई कितनी है? ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि K2 की ऊंचाई कितनी है। K2 को लेकर थोड़ा सा असमंजस है। असमंजस ये है ना कि K2 को भारत जो है अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वही K2 को पाकिस्तान भी अपना हिस्सा मानता है। जैसे कि अभी हम मैप पढ़ रहे हैं, मैप में हमने K2 को भारत का सबसे ऊंचा चोटी बताया, वैसे ही पाकिस्तान वाले भी अपने मैप में K2 को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इस कारण से थोड़ा सा असमंजस इसमें हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको याद ये रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। और इसकी ऊंचाई आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? अगर ऊंचाई आपको नहीं पता तब भी आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कि ऊंचाई नहीं पता, फिर मैं वहां पर आपको बताऊंगी कि K2 की ऊंचाई कितना है। ठीक, तो ये पहली सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो गई। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 है। और भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कंचनजंगा है। ये भी आपको याद रखना है। जिसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो K2 की ऊंचाई और कंचनजंगा की ऊंचाई, ये दोनों की ऊंचाई आपको मेरे को बताना है। याद ये रखो कि K2 जो है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है भारत का, और कंचनजंगा दूसरे नंबर में सबसे ऊंचाई पर है। क्लियर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में बता रही थी आपको। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई कि भारत की सर्वश्रेष्ठ जो चोटी है K2 वो इसी में स्थित है। दूसरे नंबर पर आपको ये याद रखना है कि जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसको एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो एशिया का रीढ़ काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। भारत की बात नहीं कर रही हूं ना, पूरे एशिया का रीढ़ कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला को। यहां तक क्लियर है? ठीक, तीसरे नंबर पर अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बारे में। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है? तो लद्दाख के बारे में आपको ये याद रखना है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो पर्वत चोटी है, ठीक है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है जिसको कहा जाता है राकापोशी। क्या कहा जाता है? राकापोशी, वो लद्दाख पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। विशेषता क्या बताई मैं? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ये सबसे ज्यादा ढाल यही है। क्लियर? विश्व की, भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी है। और राकापोशी कहाँ स्थित है? तो राकापोशी जो है लद्दाख पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? पंजाब हिमालय के हिस्से में आता है वो। क्लियर है? ठीक, फिर हम जास्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। जास्कर के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो हमारी सिंधु नदी बह रही है ना, ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होती हुई बहती है। ठीक, हमारी जो सिंधु नदी बहती है वो लद्दाख और जास्कर इन दोनों के बीच से होते हुए बहती है। ये हो गया जास्कर के बारे में। पीर पंजाल के बारे में क्या याद रखना है? पीर पंजाल के बारे में आपको याद रखना है कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश तक का है। ठीक, तो जो पीर पंजाल है ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर के बारे में आप क्या याद रखेंगे? तो जो धौलाधर पर्वत श्रृंखला है और जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है इन दोनों के बीच में एक घाटी स्थित है जिसको अपन कहते हैं कुल्लू घाटी। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में एक घाटी स्थित है जिसको क्या कहा जाता है? कुल्लू घाटी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है शिवालिक। शिवालिक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे दक्षिण का हिमालय है, सबसे नवीन हिमालय है। तो ये हो गया पंजाब के बारे में। एक बार फिर से वीडियो को आप प्ले कर देखेंगे, चीजें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। जितना मैं बता रही हूँ उतना आपको याद करना है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पंजाब हिमालय के बारे में इतनी विशेषता काफी है। बाकी हिमालयों से सबसे चौड़ा होता है, लंबाई मैंने बताया 560 किलोमीटर। जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसी में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक है। राज्य में विस्तार की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यहां तक जो इसका विस्तार है वो फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं तो देखेंगे यहां पर प्रवाहित होती है काली नदी। काली नदी, तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में हिमालय का जो क्षेत्र पड़ता है उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अपन नदी के आधार पर बांट रहे हैं ना हिमालय पर्वत को, इससे पहले हमने आयु के आधार पर
देखा। अब हम नदी के बेसिस पर बात कर रहे हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। वैसे ही सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है कुछ हिमाचल प्रदेश को लेकर बाकी उत्तराखंड तक फैला हुआ है। मैक्सिमम क्षेत्र उत्तराखंड का ही ये लेता है, इसलिए कुमायूं हिमालय को उत्तराखंड का ही हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कौन सी है, नंदा देवी है। क्लियर है। कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है, तो कुमायूं हिमालय जो है कुछ हिमाचल प्रदेश लेकिन ज्यादा उत्तराखंड का, इसलिए उत्तराखंड का हिस्सा इसको माना जाता है। आप सबको पता होगा हमारे भारत के जितने भी तीर्थ स्थान है ना, बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान है जिसको बोला जाता है, बड़े बड़े देवी देवताओं का जो मंदिर है वो उत्तराखंड में स्थित है। फॉर एग्जाम्पल हमारा केदारनाथ वाला क्षेत्र हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, ये सारा कुछ। इसके अलावा जो मसूरी है जिसको पर्यटन स्थल माना जाता है वो भी हमारे कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, हिमाचल प्रदेश ही माना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, ये सारे कहाँ स्थित हैं, उत्तराखंड में ही स्थित है, मतलब कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा है। इसके अलावा मसूरी जो पर्यटन स्थल है वो भी उत्तराखंड में स्थित है, मतलब वो भी कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए नेपाल की सीमा से निकलती है एक, नेपाल और सिक्किम की सीमा से होती हुई, जिसको कहा जाता है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी के बारे में क्या याद रखेंगे, सबसे पहले तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में हमारा कुमायूं हिमालय स्थित है, और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नदी याद है तो आप आराम से देख पाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा नेपाल वाला ही क्षेत्र है, इसी कारण से इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर में पंजाब है, पंजाब हिमालय कहा जाता है, ऊपर में कश्मीर है, इस यहाँ से कश्मीर हिमालय कहा जाता है। याद आपको रखना पड़ेगा सिर्फ ये कुमायूं हिमालय। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो आप याद रख सकते हो क से काली और क से कुमायूं। काली नदी निकल रही है, इस कारण से इस क्षेत्र को हमने कुमायूं हिमालय कह दिया। क्लियर? नेपाल हिमालय का कैसे याद रखेंगे आप, क्योंकि नेपाल क्षेत्र पड़ रहा है, इस कारण से इस क्षेत्र को कह दिया जाता है नेपाल हिमालय। अब आप याद रखेंगे जैसे कि मैंने पंजाब हिमालय का आपको बताया था ना, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी थी, 560 किलोमीटर थी। वैसे ही जो कुमायूं हिमालय ये पंजाब हिमालय से छोटी है ना, इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। फिर हमारा पड़ जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंचा है, इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर तक है। क्यों? क्योंकि जितनी ऊंची ऊंची चोटियां है ना ऑलमोस्ट यही स्थित है, चाहे आप माउंट एवरेस्ट ले लो, कंचनजंगा ले लो, अन्नपूर्णा ले लो, धौलागिरी ले लो, ये सारा जो है वो यहीं स्थित है, नेपाल हिमालय में ही स्थित है। अगर क्रम से याद करते हैं तो देखेंगे जो नेपाल हिमालय है यहाँ सबसे पहले हमारा पड़ जाता है धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ स्थित है, नेपाल हिमालय का ही स्थित है। इसको भी क्रम से आपको सीक्वेंस से याद करना है कि पहले कौन सा पड़ रहा है पर्वत श्रृंखला, उसके बाद कौन सा पर्वत श्रृंखला पड़ रहा है, कौन सी चोटी पड़ रही है, एकदम लाइन से आपको याद रखना है। क्लियर? सबसे पहले धौलागिरी पड़ता है, उसके बाद फिर हमारा अन्नपूर्णा पड़ता है, अन्नपूर्णा, फिर हमारा माउंट एवरेस्ट पड़ता है सबसे ऊपर में, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद फिर मकालू एंड लास्ट हमारा कंचनजंगा पड़ जाता है। कंचनजंगा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कंचनजंगा जो है भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले नंबर की कौन सी, K2, ठीक है, और दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा का जो विस्तार है वो नेपाल से लेकर के सिक्किम तक फैला हुआ है, ठीक है, और यह जो है भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी है। तो याद रखना है आपको नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां पड़ रही हैं। तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले अगर अपन सीक्वेंस से बढ़ेंगे तो हमारा धौलागिरी पड़ेगा, उसके बाद फिर अन्नपूर्णा पड़ेगा, उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखना है आपको कि जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर के साथ यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? जो कि स्थित कहाँ है,
नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट के बाद हमारा मकालू पर्वत श्रेणी पड़ जाता है एंड लास्ट कंचनजंगा पड़ जाता है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है, जिसका विस्तार मैंने कहां से कहां तक बताया, नेपाल से लेकर के सिक्किम तक। तो इस हिमालय को क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय कहा जाता है, जिसका विस्तार काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। उसके बाद फिर एक नदी देखेंगे, इस साइड से आ रही है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यह भी हिमालय का ही एक हिस्सा है। ठीक है, हिमालय को जब हम बांट रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी भी उसका एक हिस्सा पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है समझेंगे। जैसे कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को हमने नेपाल हिमालय कहा ना, वैसे ही तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असम हिमालय, क्योंकि असम वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, इसको असम हिमालय कहा जाता है। कुमायूं हिमालय की ऊंचाई में कितना बताई थी, सॉरी लंबाई कितना बचाई थी, तो कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितना बताई थी, नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। वैसे ही जो हमारा असम हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है, तो असम हिमालय की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। याद रखेंगे ये सारा कुछ। उसके बाद फिर हमारा लास्ट आ जाता है पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, इस साइड ब्रह्मपुत्र नदी के इस साइड पर जो हिमालय पड़ता है उसको पूर्वोत्तर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर हिमालय को ही पटकोई हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसका विस्तार कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छोड़ देंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय को क्या कहा जाता है, पटकोई हिमालय कहा जाता है, पटकाई हिमालय भी कह दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को छोड़ देंगे। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जब आएंगे तो सबसे पहले हमारा नागालैंड वाला हिस्सा पड़ता है, तो नागालैंड वाला हिस्सा हमारा आ जाएगा। उसके बाद फिर मणिपुर वाला हमारा हिस्सा आ जाएगा, मिजोरम वाला हिस्सा आ जाएगा, मेघालय वाला हिस्सा आ जाएगा और जो असम का कुछ पार्ट नीचे। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये टोटल मिला करके पूर्वोत्तर हिमालय कहलाते हैं। और पूर्वोत्तर हिमालय के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, पटकई हिमालय भी कहा जाता है। समझेंगे, जो पटकई हिमालय यहाँ सब छोटा छोटा, जितना छोटा छोटा पर्वत श्रृंखला है ना वो यही स्थित है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऊंचाई से भी, मैप के आधार पर भी आप समझ सकते हैं, है ना, इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है। जितने छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो यही स्थित है। पटकई हिमालय को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो पटगोई भूमि होता है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है। कहाँ से ऊपर, अरुणाचल प्रदेश हमने छोड़ दिया है। उसके बाद फिर हमारा कौन सा हिस्सा आ रहा है, नागालैंड वाला हिस्सा आ रहा है, मणिपुर वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक, तो ऊपर वाले हिस्से को पटकोई भूमि कहा जाता है। क्लियर। मेघालय वाला हिस्सा जो कि तीनों तरफ से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी से घिरी हुई है, उस हिस्से को क्या कहा जाता है, उस हिस्से को गारो, खासी, जयंतिया ही कहा जाता है। और सबसे लास्ट जो हमारा मिजोरम वाला क्षेत्र है वहां पर का जो पार्ट है उसको लुसई की पहाड़ी कही जाती है। तो ये पटकई पर्वत श्रृंखला के जो 3 पार्ट्स हैं वो मैंने बताया। ठीक, एक चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि जो पटकई पर्वत श्रृंखला है वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, इसी कारण से इसको पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ आया होगा किस प्रकार से हमारा जो हिमालय का विस्तार है नदियों के बेसिस पर अलग किया गया है। देखो, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं या फिर हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उसको पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से जमाइए, तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है, उसको नामचा पर्वत कहा जाता है। क्लियर है, तो नामचा पर्वत से अपन क्रम से जमाना चालू करेंगे क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर हमको जाना है। पूर्वोत्तर राज्य तो 7 सिस्टर्स को ही कहा जाता है, तो सबसे पहले हमारा नामचा पर्वत आ जाएगा। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला को जमा रहे हैं तब नामचा पर्वत आ जाएगा। नामचा पर्वत के बाद कौन सा आ जाएगा, हमारा कंचनजंगा आ जाएगा, फिर मकालू आ जाएगा, फिर माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, अन्नपूर्णा आ जाएगा और लास्ट में हमारा धौलागिरी आ जाएगा। सिर्फ इतना ही आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है, क्योंकि इसके आगे का जो हमने कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय देखा ये तो उत्तर वाला क्रम में आ जाएगा, उत्तर से दक्षिण की श्रेणी में हमको देखना है, लेकिन पूर्व से पश्चिम में आपको सिर्फ नेपाल हिमालय तक ही याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास है वो खत्म होता है। ओवरऑल राज्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जो हमारा हिमालय उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा जो हिमालय है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होता हुआ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र तक फैला हुआ है। एक चीज जो आपको याद रखना है कि हिमालय की जो हमारी सीमा है ना, हिमालय की जो सीमा रेखा है वो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को टच नहीं करती है, उत्तर प्रदेश से ऊपर ही स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को हिमालय जो है टच नहीं करता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में कोशिश किया है कि आपको जो चीजें हैं आसानी से समझ आ सके। इसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपको उस ऊंचाई को बताना है, कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता तो वो भी आप बताएं कि हमें नहीं पता, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर से दूंगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और जियोग्राफी बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।